यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। अर्थशास्त्र का अर्थ क्षेत्र एवं सीमाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा को चार भागों में विभाजित करके परिभाषित किया गया है। जैसे धन संबंधी परिभाषा के अंतर्गत एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र किसी देश की संपत्ति तथा विकास को निर्धारित करने वाले तत्वों की जांच को कहते हैं। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा के अंतर्गत अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, जो व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उनके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखिए, इसमें हमारे अर्थशास्त्रियों ने तरह तरह की अपनी अपनी एक परिभाषा दी है, जिसमें कि आप एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, जेके मेहता और सैमुअल्सन हैं। तो आइए आज के सेशन में इन पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले सीमित दुर्लभता संबंधी परिभाषा के अंतर्गत दुर्लभता का मतलब क्या होता है? दुर्लभता का मतलब यह है कि किसी चीज़ की कितनी कमी है, इस चीज़ को का परिचायक है दुर्लभता। तो अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो साध्यों तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कहते हैं अर्थशास्त्र क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जिसमें एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ चीज़ें क्या हैं, उन्हीं चीज़ों के प्राइसेस हैं जो चीज़ें कम हैं, और चीज़ों की कमी है तो उनको क्या बोलते हैं कि दुर्लभ हैं वो साधन। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में हम अध्ययन किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं कि जो चीज़ें दुर्लभ हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। दुर्लभ का मतलब ये है कि उन चीज़ों की कमी है नेचर में। जिन चीज़ों की कमी नहीं है उन चीज़ों का कोई प्राइस नहीं है। जैसे सनलाइट है तो सनलाइट की कमी नहीं है, सनलाइट का कोई प्राइस नहीं। एयर है, हवा है, हवा का कोई भी उनका मूल्य नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए कि ज़मीन हो गई, पूंजी हो गया, इन चीज़ों की कमी है और इन चीज़ों का प्राइस है। तो जिन चीज़ों की दुर्लभता है उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। जैसे एक पीस ऑफ लैंड यानी ज़मीन का एक टुकड़ा है, तो उस पर हम मकान भी बना सकते हैं, उस पर खेती भी कर सकते हैं, उस पर हम विद्यालय भी बना सकते हैं, उस पर हम कई तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। तो उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो ये चीज़ तय करनी होती है हमें अर्थशास्त्र में कि कौन सी चीज़ को हम बनाएं, कौन सा वैकल्पिक प्रयोग हमारा सबसे अच्छा है उसमें से, और उन चीज़ों को हम जा करके चुनें। दूसरा है विकास संबंधित परिभाषा के अंतर्गत। देखिए, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है कि कोई व्यक्ति अथवा समाज मुद्रा के प्रयोग अथवा बिना प्रयोग की ये चयन कैसे करे कि वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए तथा उनका वितरण तथा भविष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों के लिए उपयोग के लिए किया जा सके। इनका मतलब कि जो दुर्लभ संसाधन है उनका वैकल्पिक प्रयोग करते हुए विभिन्न संसाधनों के लिए ऐसे उनका उत्पादन किया जाए और वितरण किया जाए कि जो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, समूह हैं, उन सब पर पहुंचाया जा सके, उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा मिले। अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का अध्ययन किया करता है। अर्थशास्त्र में केवल क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संबंध धनोत्पादन से होता है एवं धन के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो देखिए, क्रियाएं तो बहुत है, आर्थिक क्रियाएं भी होती है, अनार्थिक क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन जो धन की पूर्ति, क्योंकि धन की आवश्यकता होती जीवन चलाने के लिए, तो वो आर्थिक क्रियाओं से ही होती है। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं हैं। तो इसमें आर्थिक क्रियाएं, देखिए, मनुष्य की वे समस्त क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, जिनका प्रत्यक्ष संबंध धन से होता तथा मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। ये एक ड्रॉबैक भी है, इसकी सीमाएं भी कह सकते हैं अर्थशास्त्र की, कि यहाँ पर हम सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का ही
अध्ययन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ मनुष्यों का ही अध्ययन करते हैं, मनुष्य की क्रियाओं का भी है। आप देखिए हमारे यहाँ जो भी पशु पक्षी इन सबको हटा दिया जाता है और सिर्फ मनुष्य की क्रियाओं को ही, वो भी आर्थिक क्रियाओं का ही अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के विपरीत मनुष्य की समस्त क्रियाएं जिनका धन से कोई संबंध नहीं होता तथा किसी आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थशास्त्र में मनुष्य की अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद धन का अर्थशास्त्र। अब जब पहले जो हमारे जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ के। ये क्वेश्चन बार बार ही रिपीट होता है। तो देखिए इसमें कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बिखरे हुए आर्थिक विचारों को एक क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। आर्थिक विकास के संबंध में उन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक विचार 1776 में, देखिए इन्होंने 1776 ईस्वी में पहली अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज वेल्थ ऑफ द नेशन। मतलब जब जब आप प्रकृति में इंक्वायरी करोगे, यानी कि प्रकृति के साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होंगी, तो फिर उससे क्या होगा, धन का संग्रह होगा, धन आएगा। जैसे कि प्रकृति में क्या है, पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों को काट करके उसके बाद उनको उन्होंने बेचा, तो फिर क्या हुआ, उससे धन का संग्रह हुआ। आप देखिए जो भी मिट्टी है, मिट्टी का खनन करके, या ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन जो भी आप देखते हो, बालू से लेकर के हर एक चीज़, तो उन सब का क्या होता है, जब जब प्रकृति में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज यानी कार्य करेगा प्रकृति को लेकर के, तो उससे धन का संग्रह होगा। तो देखिए क्या करें कि आर्थिक विकास के संबंध में उन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक विचार 1776 ईस्वी में अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ द नेशन में प्रस्तुत किए। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हालांकि जो भी और अर्थशास्त्री हुए उन्होंने इस चीज़ को, एडम स्मिथ, देखिए कभी भी कोई भी ऐसा अर्थशास्त्री या कोई भी ऐसा वैज्ञानिक आता है तो उसकी कही गई बातों के लिए जो भी दूसरे आते हैं बाद में, वो कहीं ना कहीं आलोचना भी हो ही जाती है। आलोचना कैसे हो जाती है कि इसके बाद मार्शल आए, मार्शल ने कहा कि देखिए अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहने वाले एडम स्मिथ ने सिर्फ मनुष्यों को ऐसे धन की मशीन ही समझ लिया है, उन्होंने मानव कल्याण के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो फिर इसके बाद कौन है, आइए हम इसके और डिटेल में चलते हैं। धन के अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अर्थशास्त्र में धन के अध्ययन को महत्व दिया जाता है, अर्थात मनुष्य या राष्ट्र धन का उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग किस प्रकार करते हैं तथा धन की उत्पत्ति किन तत्वों पर निर्भर होती है। धन के अंतर्गत केवल भौतिक पदार्थों को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरी बात, एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है और व्यक्ति का हित ही सामाजिक हित है, क्योंकि उनके हित परस्पर विरोधी न हो करके पूरक होते हैं। धन को मानव से अधिक महत्व दिया है। एडम स्मिथ की रचना में आप उसमें बुक में देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ धन को ही महत्व दिया है, इन्होंने सामाजिक मूल्यों को उपेक्षा करी है, सामाजिक मूल्यों को नहीं महत्व दिया है। नेक्स्ट है कल्याण का अर्थशास्त्र। दूसरे हमारे कौन से आए हैं अर्थशास्त्री, जिनका नाम है मार्शल, और मार्शल ने कल्याण का अर्थशास्त्र बताया है। तो देखिए डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन न मानकर मानव को आर्थिक कल्याण का अध्ययन माना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने धन का अर्थशास्त्र को ज़्यादा वो न दे करके, तवज्जो न दे करके, इन्होंने मानव को क्या कहा है कि मानव को आर्थिक कल्याण का अध्ययन माना। उन्होंने मनुष्य को प्रधान व धन को गौण स्थान दिया। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य पहले है और धन दूसरी है, मनुष्य के लिए धन है न धन के लिए मनुष्य है। और आगे मानव कल्याण के संबंध में उन्होंने आर्थिक विचार अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक, इनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक देखिए कौन सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण करता जो कल्याण से संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो कहते हैं इनके अनुसार व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का इन्होंने परीक्षण करते हैं जो कल्याण से संबंध और भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उनके
उपयोग से हैं। फिर इनके कल्याण संबंधी जो डेफिनेशन इन्होंने दी है, तो उसमें देखिए कल्याण के अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या है। एक तो अर्थशास्त्र में मनुष्य के धन अर्जित करने तथा धन व्यय करने की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि धन अर्जित करने और व्यय करने की बात करते हैं। दूसरी बात क्या है कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय मनुष्य है, धन नहीं। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? मनुष्य है, धन नहीं है। और तीसरी बात, अर्थशास्त्र मानव जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है, मतलब जो भी जीवन यापन के लिए वो व्यापार करता है तो उस चीज़ों के बारे में इन्होंने स्टडी किया। अर्थशास्त्र सामान्य सामाजिक एवं वास्तविक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन है। और यहाँ पर यह है कि कृत्रिम व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर देखिए सामाजिक एवं वास्तविक मनुष्य। तो वास्तविक मनुष्यों से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह के आर्टिफिशियल व्यक्ति की तुलना नहीं करी गई, उनके विषय में कोई बातचीत यहाँ पे नहीं की गई है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का अर्थशास्त्र है, वह मानव हित के लिए भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा प्रयोग से संबंधित है, क्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ पर सिर्फ मानव हित के लिए भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा प्रयोग से संबंधित बातें की गई हैं। इसके बाद में है दुर्लभता का अर्थशास्त्र। ये दुर्लभता का अर्थशास्त्र जो है ये दिया है रॉबिन्स ने। किसने दिया है? रॉबिन्स ने। तो देखिए वर्ष 1932 में अपनी रचना नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के साथ प्रोफेसर रॉबिन्स पूर्ववर्ती धन व मानव कल्याण संबंधी आर्थिक विचारों की तार्किक असंगतियों एवं अपूर्णताओं को ही प्रकट नहीं किया, अपितु अर्थशास्त्र के संबंध में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में उन सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो सीमित साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधित हैं। इनके हिसाब से इन्होंने दुर्लभता का अर्थशास्त्र इसको बताया है अर्थशास्त्र को, और इनके अकॉर्डिंग इनके हिसाब से क्या है कि जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित हैं और दुर्लभ हैं, और उनका सीमित जो है साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित के बारे में इन्होंने अपनी स्टडी में वर्णन किया है, चाहे इनका संबंध धन से हो या ना हो। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन दुर्लभ साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते तथा लक्ष्यों के संबंध के रूप में करता है। तो इनके हिसाब से यह, आइए इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताओं में क्या है? पहला कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। पहली चीज़ क्या है कि इनका ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी है। दूसरा, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अतः सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना असंभव। इन्होंने अपनी स्टडी में इस बात पे बल दिया कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित, तो सारी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करी जाए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। असीमित आवश्यकताओं को तृप्त करने के लिए समय एवं साधन दुर्लभ या सीमित हैं। और चौथा है, दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं, अर्थात असीमित आवश्यकताएं तथा अनेक उपयोग वाले साधनों के बीच मानव को चयन करना होगा। यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी है कि अब असीमित संसाधन भी है और वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। तो वैकल्पिक प्रयोग में क्या करना होगा? किसी न किसी भी ऐसे जो भी उनको उससे जा करके उपयोग करना उसका या कुछ उत्पादन करना है, तो उन उत्पादन के तरीकों में से कोई एक तरीके को उनको चुनना होगा कि वो आखिर क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, क्या उत्पादन करना चाहते हैं। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है और मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होना चाहिए। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ों की जो है ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों की कम ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है हम उस चीज़ को पहले पूरी करेंगे, और जो कम तीव्रता वाली आवश्यकताएं हैं उसको या तो बाद के लिए हम छोड़ देंगे या हम क्या करेंगे, उसके लिए अधिक प्रयोग करेंगे जिससे कि संसाधन बढ़े। संसाधन बढ़ नहीं सकते हैं तो हमें अधिक तीव्रता वाले ही को चयन करना पड़ेगा, अधिक तीव्रता वाली उपभोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आवश्यकता रहित अर्थशास्त्र। देखिए हमारे प्रोफेसर हैं और जेके मेहता, उन्होंने क्या कहा था?
उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वो बिंदु है जहां पर इंसान की सारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भाई ऐसा हो पाना जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इंसान है तो ज़रूरतें तो होंगी। हालांकि इनके बारे में पढ़ते हैं आवश्यकता रहित अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या कहा है। प्रोफेसर JK मेहता ने आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि के लिए स्थान पर आवश्यकताओं को न्यूनतम करने बल दिया। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा है, आवश्यकताओं की संतुष्टि करने पे बल नहीं दिया। इन्होंने कहा है कि आवश्यकताओं को कम करो, आवश्यकताओं को न्यूनतम करिए आप। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव सुख को अधिकतम करना है। अधिकतम सुख की, अब इनका भी उद्देश्य क्या है, मानव सुख को अधिकतम करना। अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर लाने से ही हो सकती है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर आपको सुख चाहिए तो मतलब इन्होंने मानव सुख पे बल दिया, लेकिन मानव सुख के लिए इन्होंने ये सजेशन दिया, ये सुझाव दिया है कि आप अपनी आवश्यकताओं को ही कम कर लीजिए। जब आपकी आवश्यकताएं कम होंगी तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, उसे पाने की लालसा नहीं रहेगी। और जब लालसा नहीं रहेगी तो फिर क्या है, उन चीज़ों के लिए जो भी हमारे पास संसाधन है वो अपूर्ण नहीं दिखेंगे, वो कम नहीं लगेंगे। तो आगे इन्होंने क्या कहा है कि प्रोफेसर मेहता के आर्थिक विचारों के अनुसार मानव व्यवहार का उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा सुख में वृद्धि करना है। प्रोफेसर JK मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने का, देखिएगा, मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। तो इनके हिसाब से आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने सुख के लिए जो है सुख पर ज़्यादा बल दिया है, और इनके हिसाब से जो है अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करना ही मनुष्य को चाहिए कि वो न्यूनतम रखे अपनी आवश्यकताओं को। तो आइए हम स्टडी करते हैं इनकी विशेषताओं के भी बारे में। मानव व्यवहार का उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा सुख में वृद्धि करना है। दूसरा है, मनुष्य का सुख इस तथ्य की अभिव्यक्ति की है कि मस्तिष्क पूर्ण संतुलन में है। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव सुख को अधिकतम करना है। अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर लाने से हो सकती है। तो यही डेफिनेशन में जो बातें कही गई हैं वही उनकी विशेषताओं में भी कही गई है। नेक्स्ट है विकास केंद्रित अर्थशास्त्र। देखिए, विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की डेफिनेशन किसने दी है, तो अर्थशास्त्र के पूर्ववर्ती विचार समय के परिवर्तन के साथ अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ रहे। सर्वप्रथम एडम स्मिथ द्वारा धन का विज्ञान के रूप में, तो एडम स्मिथ ने क्या कहा, जो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। मार्शल ने मानव को भौतिक कल्याण के शास्त्र के रूप में, एवं रॉबिन्स द्वारा दुर्लभ साधनों की समस्या को अर्थशास्त्र ने मुख्य विषय माना। किंतु किसी ने राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा विकास संबंधी विचारों का समावेश नहीं किया। इन सब ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन किसी ने भी राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा विकास संबंधी विचारों का समावेश नहीं किया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। आर्थिक विकास के केंद्रित विचार को प्रोफेसर सैमुअल्सन ने प्रस्तुत किया। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं, ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें अथवा इसके बिना करें। तो जो सैमुअल्सन थे, इन्होंने पहली बार जो है अपनी बातों में अर्थशास्त्र की एक परिभाषा अलग ही रखी। इनके हिसाब से राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के हित में, रोजगार के हित में और विकास की बात इन्होंने करी कि भाई भविष्य में आज तो हम जो भी सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे जो सीमित साधन हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग, उनके बीच में हम रोजगार की कल्पना करें, रोजगार कैसे हम पहुंचाएं सब में, और इनका अधिकतम प्रयोग कैसे करें, अपने राष्ट्र को कैसे सुदृढ़ करें। तो इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बात करा कि इसका समूहों और व्यक्तियों में किस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, विभाजन किया जाए, जिससे कि ये भविष्य में जो है इसका फायदा मिल सके। और इसके लिए इन्होंने कहा कि चाहे तो अब आप मुद्रा का प्रयोग करें या बिना मुद्रा के, लेकिन इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए विशेष समूहों में और सभी तक पहुंचना चाहिए। तो आइए इनके हम
विशेषताओं के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो विशेषताओं में जैसा कि इन्होंने कहा कि आर्थिक समस्या या निर्णय करने या सीमित साधनों के वितरण की समस्या का अध्ययन करती है, और समय तत्व एवं आर्थिक विकास को प्रधानता प्रदान की गई है। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन एवं उत्पादन को समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य में विभाजन करना है। तो इनका क्या है कि जो भी हमारे संसाधन है, साधन है, उनका जो है उत्पादन एवं उत्पादन करके और विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में इनका उपभोग कराना है। चाहे वो वर्तमान के बारे में भी इन्होंने बात करी और भविष्य के बारे में भी, कि भविष्य में किस प्रकार इसका विभाजन करना है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का क्षेत्र या विषय सामग्री। अर्थशास्त्र का क्षेत्र या विषय सामग्री में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेएम कीन्स ही प्रथम अर्थशास्त्री जिन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विषय में अपने विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि द स्कोप एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रकट किए हैं। अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है तथा अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 4 भागों में विभाजित किया है। तो वो 4 भागों में कौन से विभाजित किया है? देखिए, पहला इन्होंने क्या कहा? उपभोग। उपभोग में क्या था? उपभोग वो आर्थिक क्रिया जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। उपभोग मनुष्य की क्रियाओं का आदि और अंत है। उपभोग के अंतर्गत उपभोग का अर्थ प्रकार, नियम, आवश्यकताएं, उपयोगिता तथा उससे संबंधित विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। तो उपभोग का मतलब कंजम्पशन, चीज़ों का उपयोग में लाना है। और ये क्या है? एक तरह से इसको उपयोग मनुष्य की क्रियाओं को आदि और अंत भी है ना। शुरुआत से लेकर के इंसान अपने जीवन में आखिरी तक क्या करता है? उपभोग ही करता है वस्तुओं का। और दूसरा क्या है? उत्पादन। उत्पादन क्या चीज़ें हैं? उत्पादन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपयोगिता का सृजन होता है। जब उत्पादन होगा तभी तो उपयोगिता होगा और उन चीज़ों का उपभोग होगा। अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो उपभोग की चांसेज ही नहीं है। उत्पादन के अंतर्गत उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन और साहस। तो देखिए क्या है कि भूमि लैंड। अब 4-5 चीज़ें आती हैं जिनसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो है लैंड और कैपिटल, लेबर, संगठन और साहस। इनमें 4 ही चीज़ें आती हैं। लैंड यानी कि ज़मीनी, कैपिटल यानी कि पूंजी, और दूसरी चीज़ें हैं साहस और श्रम, है ना। श्रम का मतलब हो गया कि लेबर से है और लेबर काम करेगा तभी जो है उस श्रम होगा। तो इन चारों चीज़ों को लेकर के ही उत्पादन होता है। और फिर उत्पत्ति के पैमाने, श्रम विभाजन, स्थानीयकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है विनिमय। तो विनिमय कहते हैं क्रिया के माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से करता है। विनिमय क्रिया के 2 स्वरूप हो सकते हैं। प्रथम वस्तु के बदले में वस्तु, द्वितीय मुद्रा विनिमय। पहले क्या था? जब बार्टर सिस्टम था तो वस्तु के बदले ही वस्तु का विनिमय होता था। लेकिन जब मुद्रा का चलन हुआ तो वस्तु का मुद्रा के स्थान पर परिवर्तन यानी कि मुद्रा से विनिमय होने लगा। विनिमय के अंतर्गत बाजार मूल्य निर्धारण, मुद्रा साख, बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित समस्याओं एवं सिद्धांतों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है कि मुद्रा साख, बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित सारी समस्याओं का यहाँ पर विनिमय में अध्ययन करते हैं। और लास्ट है वितरण। आधुनिक औद्योगिकरण के युग ने संयुक्त उत्पादन को जन्म दिया और संयुक्त उत्पादन ने उत्पादन को वितरित करने की क्रिया को जन्म दिया। वितरण से तात्पर्य संयुक्त उत्पादन को उत्पादन के विभिन्न साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस के मध्य वितरित करने की क्रिया से लगाया जाता है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन टीजीटी में 2021 में भी पूछा गया है। आप देखेंगे कि पूछा गया है कि वितरण का यहाँ पर क्या तात्पर्य? वितरण का तात्पर्य यह है कि जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये 4 चीज़ें आप देखते हैं। इन 4 चीज़ों के बदले इनके जो रिवार्ड हैं उन तक पहुंचाना। जैसे ज़मीन जिसने दी है तो उसको रेंट देना अनिवार्य है, ठीक है। उसका रिवार्ड क्या हो जाएगा? उसका पुरस्कार उसके बदले में जो मिलने वाला है वो क्या है? उसको रेंट है। दूसरा क्या है? लैंड के बाद में लेबर।
लेबर यानी जिसने श्रम दिया है उसको क्या है, उसकी मजदूरी, वेजेस, उसका रिवार्ड होगा। उसके बाद तीसरी चीज आती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी, जिसने पूंजी लगाई है उसको ब्याज मिलना ही चाहिए, उसका रिवार्ड यानी कि उसका जो पुरस्कार है उसके बदले में वो क्या मिलना चाहिए, उसको ब्याज के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए। और सबसे चौथी चीज जो है वो है साहस, जिसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। जिसने साहस दिया है, जिसने रिस्क लिया है, तो उसको लाभ के रूप में उसका पुरस्कार होगा, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर वितरण का सिर्फ मतलब यही है कि जिन लोगों ने इन चीज़ों को, इन साधनों को, विभिन्न साधनों को जो है उत्पादन की क्रिया में लगाया है, तो उनको इसके जो प्रतिफल मिल रहे हैं उनको वहां तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। यद्यपि अर्थशास्त्र में हम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो तो इनमें हम ये देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। तो अर्थशास्त्र में अमानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर क्या है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होता है, अमानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता है। दूसरा क्या है, मनुष्य की अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, मनुष्य की अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता यहाँ पर होगा, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का ही सिर्फ यहाँ पे अध्ययन करते हैं, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। तीसरी बात है, अर्थशास्त्र में काल्पनिक मनुष्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है। अब जो भी काल्पनिक मनुष्य कैसे हो सकते हैं, जैसे कोई कंपनी है, जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, इन सब का जो है, इन सब का हम अध्ययन यहाँ पे अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र में समाज से दूर रहने वाले मनुष्यों अर्थात असामाजिक मनुष्यों का अध्ययन नहीं होता है। किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति जो कि समाज से दूर रह रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो उनका भी अध्ययन नहीं करते हैं। अर्थात समाज से दूर रहने वाले साधु संतों का अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में असाधारण मनुष्यों का अध्ययन नहीं है, जैसे कोई पागल है, कंजूस, चोर, डाकू, इन सब का भी अध्ययन नहीं करते हैं। नॉर्मल पर्सन्स जो भी हैं, जो अपने दैनिक क्रियाओं में हैं और अपने रोजगार के साधन में वो व्यस्त हैं, तो उन्हीं का अध्ययन यहाँ पर अर्थशास्त्र में करते हैं। इन लोगों का जो कि जैसे साधु संत हैं या पागल, कंजूस, चोर, डाकू इत्यादि, इन सबको हम अर्थशास्त्र के अध्ययन में नहीं शामिल करते हैं और ये हमारी अर्थशास्त्र की सीमाएं में आते हैं। फिर है अर्थशास्त्र में मनुष्य की अनैतिक कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है, जैसे कि चोरी करना, जुआ खेलना, चोर बाजारी, उन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हीं क्रियाओं के जो कि कानून के द्वारा प्रवर्तनीय है, कानून की नज़रों में वैध हैं, उन्हीं का हम जो है स्टडी करते हैं यहाँ पर। और ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाओं का जो कि अनैतिक है, उनका हम अध्ययन यहाँ पर नहीं करते हैं। तो आइए हम, अब टाइम है कि हम प्रैक्टिस करते हैं अपने जो भी आपने स्टडी किया है अब तक में, उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चन में उन क्वेश्चन के आंसर करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। तो पहला ऑप्शन है आर्थिक क्रियाएं, बी है अनार्थिक क्रियाएं, सी है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाएं। तो देखिए सबसे पहला इसमें कौन सा आंसर होगा, ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर हम किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं साथ में, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक क्रियाओं के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। इसके लेखक कौन से हैं? ऑप्शंस ए एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर सैमुअलसन। तो ये बुक लिखी गई है कब, 1776 ईस्वी में। और इस बुक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज वेल्थ ऑफ द नेशन। और इसको लिखने वाले जो प्रोफेसर हैं वो हैं एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक थे। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन देखिए, ए प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर जे.के. मेहता, इनमें से कोई नहीं, डी है एडम स्मिथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एडम स्मिथ को ही प्रोफेसर जनक, अर्थशास्त्र के जनक माना जाता है। एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ द नेशन नामक पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या बताया था? तो देखिए ऑप्शंस हैं, साधनों की दुर्लभता एवं सीमितता का विज्ञान, या धन का विज्ञान, या मानव कल्याण का विज्ञान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान इसको कहा था, और इसमें
इन्होंने धन को ही महत्व दिया है। तो ये हमारा ये राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 5th, कथन एक अर्थशास्त्र में धन के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। और दूसरा कथन है अर्थशास्त्र में मनुष्य या राष्ट्र धन का उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग किस प्रकार करते हैं तथा धन की उत्पत्ति किन तत्वों पर निर्भर होती है। तो ऑप्शन देखिए, कहते हैं कथन एक सत्य तथा कथन दो असत्य हैं। बी है दोनों कथन असत्य हैं। सी है कथन एक असत्य तथा कथन दो सत्य है। और डी है कथन एक का स्पष्टीकरण। तो पहले कथन में क्या कहा गया कि अर्थशास्त्र में धन के अध्ययन का महत्व दिया जाता है, और दूसरी बात कही गई कि अर्थशास्त्र में मनुष्य या राष्ट्र धन का उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग किस प्रकार करते हैं तथा धन की उत्पत्ति किन तत्वों पर निर्भर होती है। तो ये जो डी ऑप्शन है हमारा राइट होगा, क्योंकि कथन जो दो है वो कथन एक का ही स्पष्टीकरण है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कल्याण के संबंध में आर्थिक विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री। तो मानव कल्याण के बारे में किस अर्थशास्त्री ने अपने विचार दिए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोफेसर मार्शल। ए विल बी द राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कथन कहता है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के धन अर्जित करने तथा धन व्यय करने की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा कथन है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण शास्त्र है और वो मानव हित के लिए भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। ऑप्शंस इसमें हैं कथन एक सत्य तथा कथन दो असत्य हैं। बी है दोनों कथन असत्य हैं। सी कथन एक असत्य तथा कथन दो सत्य हैं। डी है दोनों कथन सत्य हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि पहले कथन में क्या कहा गया कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के धन अर्जित करने तथा धन व्यय करने की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और दूसरा कथन क्या कहता है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण शास्त्र है, वो मानव हित के लिए भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति तथा प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। दोनों में लगभग एक ही बात कही गई है, इसमें भी वही बात कही गई है और दूसरे कथन में भी। तो यहाँ पर और दोनों ही कथन एक तरह से सत्य हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उन सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो सीमित साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित हो, चाहे इनका संबंध धन से हो या ना हो। तो इसमें किसने किसने ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं कि ए प्रोफेसर मार्शल, बी कीन्स, सी प्रोफेसर रॉबिन्स, डी प्रोफेसर मेहता। तो देखिए यहाँ पर कि इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र में उन सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो सीमित साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संबंध। किसने ये बात कही थी, जिन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी, और उनका नाम क्या है, ऑप्शन होगा हमारा बी कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक हैं। तो देखिए इसमें इसके लेखक कौन है, अभी हम लोगों ने इसको अपने अध्ययन में शामिल किया था। ऑप्शन देखिए ए एडम स्मिथ, बी प्रोफेसर मार्शल, सी प्रोफेसर रॉबिन्स और डी है प्रोफेसर सैमुअल्सन। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक हैं, सी विल बी द राइट ऑप्शन, प्रोफेसर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक है प्रोफेसर रॉबिन्स। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है, कथन है। तो ऑप्शन देखिए ए प्रोफेसर कैनन, बी प्रोफेसर पीगू, सी प्रोफेसर जेके मेहता और डी है प्रोफेसर सैमुअल्सन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रोफेसर जेके मेहता ने। जेके मेहता ने ही अपनी इच्छा रहित एक ऐसी अवस्था में पहुंचेगा इंसान जहां पर वो इच्छा रहित होगा, उसकी ज़रूरतें नहीं होंगी। तो इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया है और इसके बारे में वर्णन किया है। ऑप्शन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है का संबंध किससे, ए साधनों की दुर्लभता एवं सीमितता से, बी है धन का विज्ञान से, सी मानव कल्याण से, डी
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुनाव का संबंध कहाँ पे होगा? जहाँ पर साधनों की दुर्लभता होगी और सीमित संसाधन होंगे, उन्हीं में से कोई एक संसाधन को हमें चुनना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कथन एक कह रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। कथन दूसरा है सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना असंभव होता है। ऑप्शन देखिए ए, कथन एक सत्य तथा कथन दो असत्य हैं। बी, दोनों कथन असत्य हैं। सी, कथन एक असत्य तथा कथन दो सत्य हैं। और डी है कथन दो कथन एक का स्पष्टीकरण। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती, ये बात तो सत्य है। फिर सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना असंभव होता है, ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कथन दो कथन एक का स्पष्टीकरण है। पहले जो बात कही गई है उसी को दूसरे कथन में भी स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। कथन एक अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कथन दो अर्थशास्त्र में सभी मानवीय क्रियाओं के साथ अमानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। कथन एक सत्य तथा कथन दो असत्य है। बी कहा गया है कि दोनों कथन असत्य हैं। सी, कथन एक असत्य तथा कथन दो असत्य हैं। और डी, दोनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन तो किया जाता। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक क्रियाओं के बारे में तो हम अध्ययन करते, लेकिन क्या हम अनार्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते? नहीं करते। तो पहला कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा देखिए अर्थशास्त्र में मानवीय क्रियाओं के साथ अमानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी एक तरह से गलत है। तो दोनों ही कथन क्या हैं? असत्य हैं। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि की अपेक्षा सुख में वृद्धि करना है। आर्थिक विचार है। किसने कहा? प्रोफेसर पीगू ने, प्रोफेसर कैनन ने, प्रोफेसर रॉबिन्स ने, डी प्रोफेसर जेके मेहता ने। ऐसा प्रोफेसर जेके मेहता ने ही कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है उपभोग को, उत्पादन को, विनिमय को, इन सभी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। और राजस्व में सम्मिलित किया जाता है। राजस्व में किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है? ए, आय के साधन को, बी, लोक व्यय को, सी, लोक ऋण को, डी, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। इन सभी चीजों को ही हम अर्थशास्त्र में राजस्व में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। सीमांत उपयोगिता के प्रकार हैं। सीमांत उपयोगिता के क्या प्रकार हैं? देखिए कितने प्रकार हैं। तो ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 5। तो सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। अर्थशास्त्र के अध्ययन से व्यापारियों को निम्न लाभ प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से व्यापारियों को कौन सा लाभ प्राप्त होता है? देखिए न्यूनतम लागत, अधिकतम उत्पादन, बी, मूल्य निर्धारण में सहायक, सी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? अर्थशास्त्र के अध्ययन से व्यापारियों को निम्न लाभ होता है, न्यूनतम लागत, अधिकतम उत्पादन का भी और मूल्य निर्धारण में भी सहायक। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 19। वितरण में सम्मिलित किया जाता है आय के विभिन्न साधनों का वितरण, आवश्यकता अनुसार साधनों का वितरण, उत्पादन के विभिन्न साधनों का वितरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी उत्पादन के जो भी साधन, विभिन्न साधन, उन सब का वितरण का किया जाता है। तो इस तरह से सी विल बी द राइट ऑप्शन। तुष्टि गुण का लक्षण है। तुष्टि गुण का लक्षण क्या है? अमूर्त है, बी वस्तुगत नहीं है, सी व्यक्तिगत है, डी ये सभी। तुष्टि गुण यानी कि संतुष्टि का। उपयोगिता के बारे में यहाँ पर बात करी गई कि उपयोगिता का संबंध किससे है। तो इसके लक्षण में सी विल बी द राइट ऑप्शन। व्यक्तिगत, क्योंकि तुष्टि यानी कि संतुष्टि जो है वह व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत किसी भी चीज़ को उपयोग में लाने पर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है संतुष्टि मिल जाए और किसी व्यक्ति को संतुष्टि ना मिले, तो ये व्यक्तिगत होता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। हमारे कोर्सेज को परचेज करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर सर्च करेंगे और प्ले स्टोर पर जा करके उस पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेज। पंकज कॉमर्स क्लासेज आप करेंगे। जैसा कि हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसे डाउनलोड करेंगे और ये हमने
ओपन कर लिया, चूँकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। इसके बाद में आप देखेंगे डाउनलोड करने के बाद में साइड पैनल दे रखा हो। साइड पैनल पे ऑफलाइन डाउनलोड, स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद जाएंगे आप होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद में बगल में आपको बैचेज भी मिलेगा और इसके बाद में स्टोर सेक्शन पे जाएंगे। स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद में आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे यहाँ पर, यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी। अगर आप यूपी पीजीटी के छात्र हैं तो यूपी पीजीटी में आप जा करके परचेज कर सकते हैं कोर्सेज को, या फिर आप स्क्रॉल करके आएंगे यूपी टीजीटी पे और यूपी टीजीटी कोर्स पर आप जो है इसे एक बार क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ओपन हो चुका है और यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पर जा करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.